सरकारी नैठानी रात के 9 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश ये भारत की बात है। और आइए फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं कि ये भारत की बात है की शुरुआत आज हम किससे करने वाले हैं। आज बात करेंगे ये भारत की बात है में एक अच्छी बल्कि सबसे अच्छी खबर के साथ, क्योंकि महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल के लिए अब आपको कम पैसे खर्च करने होंगे। करीब 10% की राहत अब लोगों को मिलेगी। मतलब ये कि सीधी बचत होगी। आपको बताएंगे आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें क्या होंगी। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर महंगाई को लेकर निशाना साधा था। एक्साइज ड्यूटी कम करने की अपील की थी। बताएंगे कि जो विपक्षी दल हैं, वो मुख्यमंत्री जो हैं, कैसे महंगाई को लेकर सिर्फ सियासत करते हैं। गैर बीजेपी राज्यों में कितना टैक्स वसूला जाता है। जनता को राहत देने वाले इस फैसले पर विपक्ष अभी खामोश क्यों है। ये भारत की बात है में दूसरी जो बड़ी खबर है उसमें आपको बताएंगे ज्ञानवापी से जुड़ी हुई खबर। आज 140 साल पुराना नक्शा सामने आ गया है। बताएंगे कि इस नक्शे में आखिर वो क्या क्या सबूत है, आखिर इस नक्शे से क्या कुछ साबित होता है। इसके साथ ही आपको श्रृंगार गौरी पूजा का वो वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले इस पूजा पर कोई वीडियो सामने नहीं आया था। आखिर क्या है इस वीडियो में, ये आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही तहखाने की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो भी आपको दिखाएंगे। ज्ञानवापी का वो दक्षिणी हिस्सा जिसे बताया जा रहा है, और सबसे अहम अब ज्ञानवापी केस में अब आगे क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। वाराणसी कोर्ट में अब मामले की सुनवाई कब होगी और किन किन याचिकाओं पर यह सुनवाई होनी है। ये भारत की बात है में तीसरी जो बड़ी खबर है वो है 7 समंदर पार से राहुल के सवालों की। राहुल ने लंदन से मोदी सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने राहुल पर जमकर निशाना साधा। बताएंगे कि राहुल ने भारत की तुलना यूक्रेन से क्यों की और इस पर बीजेपी ने राहुल पर कैसे हमला बोल दिया। आपको बताएंगे कि कैसे मिट्टी के तेल छिड़कने को लेकर राहुल और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं और दोनों ने ही एक दूसरे पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। ये भारत की बात है में अगली बड़ी खबर होगी क्रिकेटर, कॉमेडियन, पॉलिटिशियन के बाद अब कैदी बने नवजोत सिंह सिद्धू की। जी हां, जेल में कैसे कटी सिद्धू की रात, सिद्धू ने क्या खाया, जेल में क्या किया, सिद्धू की ठीक बगल के बैरक में आखिर कौन है और 1 साल की सजा काट रहे सिद्धू किन 5 लोगों के साथ बात कर सकते हैं। इन तमाम बड़ी खबरों की डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में भारत के साथ। पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी राहत। पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। डीजल के दाम में भी सरकार ने कटौती की। 7 रुपए प्रति लीटर सस्ते हुए डीजल के दाम। एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार की कटौती से घटे दाम। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई। केंद्र सरकार ने डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी घटाई। 1 लीटर डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। तेल के दाम में कटौती की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी। दाम में कटौती से लेकर सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा। तेल के दाम में कटौती के बाद पीएम मोदी का बयान, कहा तेल के दाम में कटौती का सभी सेक्टर्स पर दिखेगा असर। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी होगा फायदा। जनता का हित सर्वोपरि। केंद्र ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम पर भी दी राहत। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। ज्ञानवापी में नया वीडियो आया सामने। रिपब्लिक भारत के हाथ लगी तहखाने की तस्वीर। दावा है कि तहखाने की तस्वीर सर्वे रिपोर्ट में सौंपी गई। रिपब्लिक भारत के पास ज्ञानवापी का सबसे बड़ा सबूत। ज्ञानवापी के 140 साल पुराने नक्शे में कई साक्ष्य मौजूद। राजस्व विभाग के इस नक्शे में पंच मंदिर, श्रृंगार गौरी, गणेश, ज्ञानवापी कुआं समेत कई साक्ष्य मिले। पीपल का पेड़, महाकालेश्वर, गौरी शंकर के सबूत भी मिले। ज्ञानवापी मामले में पुलिस कमिश्नर से अंजुमन, इंतजामिया, मसाजिद कमेटी के लोगों ने की मुलाकात। ज्ञानवापी को लेकर की चर्चा। अंजुमन कमेटी ने पुलिस कमिश्नर से नमाज के लिए सही व्यवस्था की मांग की। कमेटी ने सुरक्षा बढ़ाने की भी रखी मांग। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा, ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। त्योहारों के मद्देनजर कमिश्नर से की मुलाकात। ज्ञानवापी पर विवाद के बीच श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का पुराना वीडियो आया सामने। साल में 1 बार होती है पूजा। ज्ञानवापी मामले को लेकर याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य का बयान, कहा प्रतिवादी पक्ष शुरू से ही हिंदू मान्यता के खिलाफ बात करता रहा है। शिवलिंग को लेकर हमें भ्रमित करने का काम किया गया।
ज्ञानवापी सर्वे और शिवलिंग मिलने के दावों पर सवाल उठाने वालों पर याचिकाकर्ता सीता साहू का बयान। कहा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग लड़ेंगे। इस मुद्दे पर राजनीति पसंद नहीं। ज्ञानवापी मामले को लेकर रिपब्लिक भारत पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। कहा, ज्ञानवापी में सर्वे करना 1991 पूजा स्थल एक्ट का उल्लंघन। ओवैसी बोले, जानबूझकर लीक की गई सर्वे की रिपोर्ट, निचली अदालत का फैसला गलत। राहुल गांधी ने लंदन में देश के खिलाफ दिया बयान। कहा, लद्दाख में यूक्रेन जैसे हालात, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी की भारत की तुलना। राहुल गांधी ने विदेश नीति की आलोचना की। बोले, भारत की विदेश नीति ठीक नहीं, हमारी नहीं सुनते प्रधानमंत्री मोदी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया प्रोग्राम में राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई पर दिया विवादित बयान। कहा, ईडी सीबीआई जैसे संस्थान पर जबरन वसूली करने का आरोप। राहुल गांधी के देश के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी का करारा वार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, जब तक राहुल हिंदुस्तान को नहीं समझेंगे तब तक बेवकूफी वाली बातें ही करते रहेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का जोरदार हमला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, विदेशी धरती पर भारत का अपमान करते हैं राहुल, बौखला चुकी है कांग्रेस। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा। बोले, 51 साल के बालक है राहुल। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल को विदेश नीति की समझ नहीं, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत की तुलना पाकिस्तान के हालात से करने पर राहुल के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, विदेश में भारत को बदनाम करना राहुल की आदत है। 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रामकृष्ण मिशन आश्रम में की प्रार्थना। मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी रहे मौजूद। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार। 26 मई को सजा पर होगी बहस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार। कहा, सिखों के प्रति नफरत कैसे छिपाएंगे, अधीर रंजन को देश से माफी मांगनी चाहिए। मनसे ने रैली का टीजर जारी किया। 22 मई को पुणे में होगी राज ठाकरे की रैली। टीजर में करारा जवाब मिलेगा, कहते नजर आ रहे हैं ठाकरे। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बीएमसी का दूसरा नोटिस। राणा दंपति के जवाब से संतुष्ट नहीं है बीएमसी। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी का हल्ला बोल। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल को कोर्ट से मिली बेल। दिल्ली पुलिस ने बेल का किया था विरोध। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। मॉरिस नगर थाने में बाहर एसएफआई और आयसा के छात्रों ने जताया विरोध। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए। लेफ्ट विंग के छात्रों ने प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। कहा, रतनलाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक। प्रोफेसर रतनलाल के पोस्ट को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किया ट्वीट। लिखा, गंदी भाषा फैलाने के खिलाफ हुई कार्रवाई। दिल्ली में माहौल खराब कर रहे थे रतनलाल। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जताया विरोध। ट्वीट कर लिखा, हर व्यक्ति के पास विचार और अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। रतनलाल की जल्द हो रिहाई। हैदराबाद में 24 साल के युवक की निर्मम हत्या। प्रेम विवाह से नाराजगी के चलते पिता के सामने युवक को चाकुओं से गोदा। हत्या के विरोध में लोगों का विरोध प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी में युवक युवती ने 22वीं मंजिल से लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुल से नीचे गिरी बेकाबू बस। बस में सवार कई लोग घायल, 7 लोगों की हालत गंभीर। लखनऊ से कानपुर जा रही थी बस। कर्नाटक के धारवाड़ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ने ली 8 लोगों की जान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बदमाशों ने दुकान में घुसकर की युवक की पिटाई। बेरहमी से पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। मुंबई में हाईवे पर पलटा तेल से भरा टैंकर। तेल भरने के लिए बर्तन डिब्बे लेकर स्थानीय लोगों की उमड़ी भीड़। घंटों तक लगा रहा जाम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बस और टैंकर की भिड़ंत। मौके पर 3 लोगों की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। 8 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी है बदमाश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सर्राफा की दुकान से 7 किलो सोना समेत साथ ही साथ चांदी लेकर फरार हुए चोर। एसपी ने मामले में 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित।
ये भारत की बात है कि शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। जी हां, क्या आ गए हैं सस्ते दिन, क्या आ गए हैं अच्छे दिन? ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको यहां पर बताते हैं। क्योंकि देखिए, आज एक बड़ा जो ऐलान है वो दरअसल किया गया है और आइए हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि उस ऐलान के बाद आखिर ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं। जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो आज किया गया है और जिसका आम जनता से सीधा सरोकार है। ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि आम जनता थोड़ी राहत महसूस कर रही है आज के इस बड़े ऐलान के बाद। जी हां, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल पंप पर लाइन लग गई। हालांकि आपको बता दें कि जो आधी रात के बाद से आज जो ये कीमतें हैं वो लागू होनी है। 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है अगर पेट्रोल की बात करें, और साथ ही साथ डीजल की अगर बात करें तो 7 रुपए सस्ता हुआ है। आम आदमी को ये बहुत बड़ी राहत है। जी हां, मोदी सरकार की ओर से जो ये बड़ा फैसला लिया गया है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि न केवल पेट्रोल बल्कि डीजल के भी दाम कम किए गए हैं। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। जी हां, पेट्रोल पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी अगर बात करें तो घटा दी है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अब पेट्रोल जो है उसकी कीमत, मतलब देखें तो 9 रुपए 50 पैसे वो सस्ता हुआ है। मतलब जो 100 का पार आंकड़ा कर चुका था वो उसमें अब कमी आई है। डीजल की बात करें तो 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी जिसकी कटौती की गई है, कम किया गया है। और अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। जी हां, गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो इस पर भी एक बड़ी राहत दी गई है केंद्र की ओर से। अगर हम बात करें तो सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। मतलब एलपीजी की बात करें तो उसमें भी 200 रुपए की जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला के जो 9 करोड़ लाभार्थी हैं, सीधा फायदा उससे उन्हें मिलेगा। सरकार पर करीब 6100 करोड़ का बोझ पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा ऐलान है, कड़ा फैसला है और ऐसे में अगर हम देखें तो ये एक कड़ा फैसला भी है, बोझ भी पड़ेगा, लेकिन जाहिर तौर पर जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। लेकिन आइए कुछ और जानकारियां जो हम यहां पर आपको देते हैं कि आखिर कहां और किस तरीके से ये जो पेट्रोल है उसकी कीमतों पर असर पड़ेगा, कहां और कितनी कीमत। सबसे पहले अगर दिल्ली की हम बात करें पेट्रोल की, तो पहले क्या उसकी आंकड़ा था या क्या उसकी कीमत थी, 105 रुपए 41 पैसे। लेकिन अब जो ये कटौती हुई है उसके बाद अब पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 91 पैसे हो जाएगी। डीजल की बात करें तो 96 रुपए 67 पैसे पहले दिल्ली में था पेट्रोल, लेकिन अब अगर उसकी कीमत की बात करें तो 89 रुपए 67 पैसे उसकी कीमत हो जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में देखिए पहले क्या थी पेट्रोल की कीमत, 105 रुपए 86 पैसे, लेकिन अब इस कटौती के बाद 96 रुपए 36 पैसे उसकी कीमत हो जाएगी। डीजल की बात करें तो 97 रुपए 10 पैसे पहले उसकी कीमत थी, लेकिन अब इस कटौती के बाद क्योंकि 7 रुपए की सीधी कटौती हुई है तो 90 रुपए 10 पैसे का डीजल हो जाएगा। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल पहले 115 रुपए था, अब 105 रुपए हो गया है। डीजल की बात करें तो 99 रुपए 83 पैसे था और अब 92 रुपए 83 पैसे हो जाएगा। चेन्नई की बात करें तो पेट्रोल पहले 110 था, अब इसमें कटौती होकर ये 101 हो जाएगा। डीजल की बात करें तो 100 रुपए था, अब अगर सीधा हम इसमें घटा दें तो देखिए 93 रुपए 94 पैसे हो जाएगा। बेंगलुरु की बात करूं तो पेट्रोल पहले 111 रुपए था और साथ ही साथ अगर अब की बात करें तो 101 इसकी कीमत हो जाएगी। डीजल की बात करें तो 94 रुपए था और अब इसकी कीमत हो जाएगी 87 रुपए। तो ये सिलसिलेवार तरीके से कौन से वो तमाम राज्य हैं, कौन से वो तमाम शहर हैं जहां पर पेट्रोल की ये जो कीमत है उनका असर पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखिए अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक बड़ी राहत दी है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो इसका सीधा असर आपके किचन पर, आपके बजट पर, खासतौर पर गृहिणियों को फायदा जो इससे पहुंचाया गया है, सीधा 200 रुपए सीधा उन्होंने कटौती कर दी। लेकिन आइए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूं कि प्रधानमंत्री की ओर से क्या ट्वीट इस बड़े ऐलान के बाद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो ट्वीट किया गया कि हमारे लिए हमेशा पहले लोग होते हैं, यानी कि जो आम जनता है वो होती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट विभिन्न क्षेत्रों में एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। जी हाँ, कई सेक्टर्स जो इससे प्रभावित होंगे, लोगों को राहत प्रदान करेंगे ये, और साथ ही जीवन की जो सुगमता है
उसको आगे बढ़ाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन आइए इसके बाद लोग किस तरह से देख रहे थे इसको और लोगों के क्या कुछ रिएक्शंस थे। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ, देखिए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का। आज मेरे को पता लगा, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मैं फुल करवाने आया लेकिन 100 रुपये का लिया। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है मोदी जी ने पूरे देश को। इससे बड़ा सरप्राइज अभी तक तो नहीं दिया गया और इससे पूरी जनता में राहत की महसूस करेगी। खाद्यान्न सस्ते होंगे, अन्य चीज़ों पे बड़ी बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए मोदी जी को बारंबार धन्यवाद। तो मोदी जी को बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि इससे सीधा सीधा असर उनकी जेब पर और साथ ही साथ उनका जो बजट है, घर का बजट चूंकि गड़बड़ा जाता है। लेकिन आप यहां पर देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा और जिस तरह से हमने देखा है कि हमेशा से ही सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने कई बार एक झटके में बड़ा फैसला लेकर सभी को हैरत में डाला है और आज एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया और यह साबित किया कि उनके लिए जनता का हित सर्वोपरि है। दरअसल पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की जितनी कमी की गई है उतनी निकट भविष्य में कभी भी नहीं हुई और हाल फिलहाल में जनता को इतनी बड़ी राहत कभी नहीं मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम इतने तेजी से बढ़ रहे थे कि उसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ रहा था और इसी की वजह से जो महंगाई है वो आसमान छूने लगी थी। ऐसे में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में आज बड़ी कटौती का ऐलान कर दिया और वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जो मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की हो। पिछले साल की अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे आपको ले जाए, नवंबर के महीने में तो केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और राज्यों से कम करने की अपील भी की थी। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर जो कांग्रेस है या फिर दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो गैर बीजेपी हैं, इक्का दुक्का ही ऐसी कोई सरकार थी जिन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की हो और जिसका असर यह हुआ कि ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए और जनता महंगाई की मार को यूं ही झेलती रही। और यही वजह है कि मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में प्रधानमंत्री ने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जी हाँ, और इतना ही नहीं बल्कि गैर बीजेपी शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री की ये बात पसंद भी नहीं आई थी। तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का विरोध किया था और उनकी सलाह पर दरअसल सवाल भी उठाए थे। लेकिन इन राज्यों ने तब भी एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं किया था, जिससे कि जनता को कुछ राहत मिलती। अब एक बार फिर से आप देखिए कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और जो सिलेंडर के दाम हैं उसे कम करके इन राज्यों पर अब एक बार फिर से दबाव बना दिया है। अगर ये राज्य अपने यहां पर टैक्स कम नहीं करते हैं तो जनता में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, जिसका नुकसान भी जाहिर तौर पर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार तो गैर बीजेपी राज्य सरकारें ये भी नहीं कह सकती कि केंद्र सरकार ने चुनाव को देखते हुए दाम कम किए हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की। देखिए, यूं तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि वाराणसी की जो जिला अदालत है वही दरअसल इसकी सुनवाई करेगी, लेकिन ये देखिए, ये नक्शा, ये ज्ञानवापी के जो सबूत हैं वो सामने आए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंच मंदिर श्रृंगार गौरी गणेश जो है यहां आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल इसका मुख्य रास्ता है जो आप देख पा रहे थे। ये रास्ता बंद है, ये पुराना गेट है, ये भी बंद है, पुराना रास्ता भी बंद है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये जो नक्शा है दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जो राजस्व विभाग है उसी के द्वारा ये जो नक्शा है वो जारी किया गया है। तो ये जो नक्शा है 140 साल पुराना ये नक्शा है और इसके जरिए आप देखिए कि वो जो तमाम बातें हैं वो सब इस नक्शे के जरिए आप देख सकते हैं। मुख्य रास्ते की नक्शे में दरअसल जो जानकारी है वो दी गई थी। 140 साल पुराना ये जो नक्शा है जिसमें ज्ञानवापी का जो सबूत है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। नक्शे में दर्ज है ज्ञानवापी की जो तमाम जानकारी है, सारी जानकारी। हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है, हर दिन नए सबूत सामने आ रहे हैं कि नक्शे में श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वो आप साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं कि मौजूद है। ज्ञानवापी में कुएं के भी पुख्ता सबूत है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था। ज्ञानवापी में महाकालेश्वर भी मौजूद है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था। न केवल इतना बल्कि इस नक्शे में पीपल के पेड़ का भी जिक्र है। पंच मंदिर पीपल महेश्वर का जो दावा है वो भी इसके जरिए किया गया था। मुख्य रास्ते को लेकर भी नक्शे में जो तमाम जानकारी है वो दरअसल दी गई है। 140 साल पुराना गेट जो है उसको बंद होने का दरअसल इस नक्शे के जरिए जिक्र किया गया है। जो पुराना रास्ता है उसको लेकर भी नक्शे में जो सबूत है वो साफ तौर पर यहां पर दिखाए गए हैं कि कौन सा पुराना रास्ता है और पुराना जो गेट है वो भी बंद कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे पहले याचिकाकर्ता हैं सोहन लाल आर्य, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए। ही है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इससे ज्यादा प्रमाण क्या है? एक ही पत्थर बना हुआ, काले पत्थर बना हुआ शिवलिंग ही हमारा है। वो कितना भी हुआ बल्कि ऊपर जो था 6 इंच का लेकर के उसको हिंदू समाज को भ्रमित करने का काम किया गया है, मंदिर समर्थकों को भ्रमित करने का काम किया गया है। वह शिवलिंग है और जो है नंदी और शिवलिंग से बीच की दूरी को जो है मिटाना है ताकि नंदी और शिवलिंग से शिव से वार्ता हो सके। आगे जब जांच होगा, जांच में भी यह प्रमाणित हो गया कि वह शिवलिंग ही है और माननीय न्यायालय भी हमारे ख्याल से माननीय न्यायालय में भी यह तय हो जाएगा कि वह शिवलिंग ही है। तो सुना आपने सोहन लाल आर्य को, लेकिन आइए फटाफट से आपको श्रृंगार गौरी मंदिर का मैं वो वीडियो भी दिखाती हूँ। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, देखिए श्रृंगार गौरी पूजा स्थल है। ये एरो जो दिखाई दे रहा है ये दरअसल वो पूजा स्थल है, साफ तौर पर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दरअसल यहाँ पर ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से जब पुराना, अगर हम बात करें कि जो साल भर में एक बार जो पूजा होती है, ये लोगों को, ये देखिए डमरू बजाया जा रहा है, ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दरअसल पुराना वीडियो है श्रृंगार गौरी मंदिर में जो सामने आया है और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुलशन कपूर और सीता साहू जो कि याचिकाकर्ता इस मामले में भी, अगर सीता साहू की बातें आपने सुनी हो, जो श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की ना केवल सिर्फ साल में एक बार बल्कि 365 दिन उनको यह अधिकार चाहिए, क्या कुछ वो कह रही हैं और गुलशन कपूर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। वीडियो हमारे पास आया है, ये वीडियो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वीडियो कब का है? ये 5 अप्रैल इसी वर्ष का है, 5 अप्रैल 22 का ही है। वर्ष में एक दिन जो चैत्र नवरात्र की चतुर्थी के दिन दर्शन खुलता है उस दिन का ये वीडियो है। अच्छा। जिस दिन हम लोगों ने पूर्ण विधि विधान से पारंपरिक तरीके से पूजन किया था। माता श्रृंगार गौरी जो ज्ञानवापी के विवादित क्षेत्र से बाहर थी, बैरिकेडिंग के बाहर थी, ये 1998 में इस दर्शन को बंद कर दिया गया था, जिसके लिए काशी में काफी जन आंदोलन हुए थे। तमाम हिंदू संगठन काशी वासियों ने मिलकर इस आंदोलन को किया था। धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन इत्यादि सारे कार्य यहाँ हुए हर तरह के आंदोलन में, जिससे 2006 में स्थानीय प्रशासन ने फिर ये वर्ष में एक दिन जो माता का विशेष दिन होता है चतुर्थी का,
उस दिन दर्शन के लिए उस मंदिर को खोलना प्रारंभ किया। दीवार पे ही इतनी खूबसूरत है कि आप थोड़ी देर के लिए तो उसे ही देखते रह जाओगे कि कितना सुंदर वहाँ का जो चित्र सारा बने हुए हैं, पत्थर पे उकेरे गए हैं। वहाँ पे जो है कि त्रिशूल है, ओम का है, स्वास्तिक बने हुए, कलेरे बने हुए हैं, बहुत से ऐसे शुभ सारे संकेत बने हुए जो सिर्फ मंदिरों में ही होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। अच्छा सीता जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा और बुनियादी सवाल भी ये है, इस लड़ाई को सीता साहू कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं और कहाँ तक ले जाएंगी? जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो सीता साहू याचिकाकर्ता, उनको आप सुन रहे थे, जो उन 5 महिलाओं में से एक महिला है, याचिकाकर्ता है। लेकिन देखिए कई तस्वीरें जो ज्ञानवापी मंदिर, और हम अगर बात करें मस्जिद जिसको लेकर ये विवाद छिड़ा हुआ है, क्या मंदिर के तमाम सबूत मिल रहे हैं और हर दिन मिल रहे हैं। हर दिन अगर आप देखिए जो कलाकृतियां हैं वो इस पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जो बनावट है वो बनावट ये बता रही है कि अगर ये इस्लामिक उसमें नहीं दिखाई देता है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है, ये वो बनावट नहीं है। ये देखिए ये घंटी आपको यहां पर नजर आएगी, ये कलाकृतियां जिस तरह की यहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रही है, ये एरो लगातार आपको बता रहा है। ये नंदी जी यहां पर विराजमान है, ये नंदी जी यहां पर विराजमान है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और तहखाना, वो तहखाना जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था, ये देखिए ये उसकी जो दक्षिण दीवार है वो नजर आ रही है। और इस दीवार के जरिए ये और उसका क्लोज शॉट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप ये देख सकते हैं ये बनावट, ये आर्किटेक्चर ये बता रहा है कि ये इस्लामिक तो नहीं हो सकता है। यही वो तमाम चीजें हैं, क्योंकि देखिए ये मंदिर का जो एक बनावट है उसको दर्शा रहा है। लेकिन आइए कुछ और जानकारियां हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं और उसके जरिए आप देखिए कि क्या कुछ तमाम और बातें और वो तमाम सबूत जो है जिनका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं वो सामने निकलकर आ रहे हैं। वाराणसी जिला जज को अब जो फाइल है वो सौंप दी गई है। जी हां, सिविल कोर्ट ने जिला कोर्ट को, दरअसल क्योंकि कोर्ट की ओर से साफ तौर पर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया कि जिला कोर्ट ही इस पर सुनवाई करेगी। 23 मई को वाराणसी जिला कोर्ट में इस पर अब सुनवाई होनी है। जिला जज मामले की सुनवाई करेंगे। अब आगे क्या कुछ है इस केस में वो हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी केस जिला जज को ट्रांसफर किया गया है। 2 महीने, जी हां 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 2 महीने में सुनवाई को पूरा करने का आदेश साफ तौर पर दिया गया है। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 की बात करें तो इस मामले पर दरअसल अब ये सुनवाई जो है वो होगी। ज्ञानवापी को लेकर 4 याचिका जिन पर ये सुनवाई होनी है, सिविल जज रवि कुमार दिवाकर दरअसल इसकी सुनवाई कर रहे थे और उन्हीं के आदेश पर दरअसल जो सर्वे है, जो वीडियोग्राफी है वो इस ज्ञानवापी परिसर की कराई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है दरअसल वो इस मामले में जारी रहेगा। जी हां, तो ये ज्ञानवापी का आगे अब किस दिशा में बढ़ रहा है या अब आगे क्या कुछ होगा ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और तमाम और तस्वीरें, तमाम और खबरें हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो ये पूरा विवाद है जो ज्ञानवापी, वो सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं है, वो किस तरह से दिल्ली तक पहुंच गया है जरा ये देखिए। आप इन शख्स को पहचानते होंगे, अगर नहीं पहचानते होंगे तो आपको बता दूं कि ये डीयू के प्रोफेसर है रतन लाल। जी हां, नाम से शायद अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से शिवलिंग को लेकर या इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से उन्होंने जो एक विवादित टिप्पणी है वो की है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर जो पूरा हो हंगामा है वो दरअसल चलता रहा। जी हां, एक विवादित कमेंट जो किया गया और उस पर पूरा हो हंगामा हुआ। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, एक पोस्ट दरअसल करते हैं और उसी पोस्ट के बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। रतन लाल हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जी हां, 50 साल के हैं प्रोफेसर रतन लाल, जो कि इतिहास पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। लेकिन किस तरीके से वो कमेंट करते हैं इस पूरे मामले को लेकर और फिर हो हंगामा पूरा हो जाता है। उन पर फिर केस जो है वो दर्ज कर दिया जाता है। ना केवल इतना बल्कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी साथ ही साथ की जाती है। लेकिन 50 साल के प्रोफेसर रतन लाल, बार बार आपको बता रही हूं, यहां पर इतिहास की पढ़ाई करवाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ज्ञानवापी में मिला जो शिवलिंग है उस पर भी लेकिन अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं ये प्रोफेसर साहब। फिर उसके बाद नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का जो साइबर सेल है उसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। दिल्ली के एक वकील हैं जिंदल साहब, जिनकी शिकायत पर दरअसल ये जो एफआईआर है वो दर्ज की जाती है। और शुक्रवार रात को ही प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी हुई, यानी कि कल रात को उनकी गिरफ्तारी हुई। आईपीसी की धारा 153A, 295A के तहत ये गिरफ्तारी हुई।
प्रोफेसर रतन लाल पर वैमनस्य फैलाने का आरोप है। जी हां, धार्मिक भावना को जानबूझकर आहत करने का, भड़काने का दरअसल आरोप है। तो ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विनीत जिंदल जिन्होंने शिकायत की है, जो वकील है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुनिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच विद सर्टेन लिमिटेशंस। तो कहीं ना कहीं एक दायरा है, आपको दायरे में रह के बोलना होता है। अगर आप उस दायरे से बाहर जाके बोलेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि रतन लाल को भुगतना पड़ा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने शिवलिंग को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, उनको इस बात को बख्शा नहीं जा सकता, इस बात को लेकर बख्शा नहीं जा सकता। और बिल्कुल जहां तक लड़ना पड़ेगा, उनको सजा के लिए हम लोग लड़ेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जब उनकी गिरफ्तारी की गई या फिर किस तरह से वहां पर, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर हम बात करेंगे, देखिए एकदम सिक्योरिटी जो है उसको टाइट कर दिया गया, उसको मुस्तैद कर दिया गया, हैवी डिप्लॉयमेंट। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि आप ये देखिए कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर, रतन लाल की गिरफ्तारी को लेकर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो दरअसल हो हल्ला और विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो ये देखिए, छात्र बैनर्स, पोस्टर्स लिए, डफली लेकर वहां पर, ऐसा आपको यहां पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ एसएफआई, डीएसयू आप यहां पर देख रहे हैं, ये तमाम छात्र वहां पर पहुंच गए, बैनर्स, पोस्टर्स, झंडे लिए, और क्या कुछ कह रहे हैं आपकी शुरुआती भी हुई एम्बियंस। कि किस तरह से यहां पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, तमाम अलग अलग अगर ग्रुप्स के हम बात करें, विंग्स की बात करें, तो वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन प्रोफेसर रतन लाल की बात करें तो 30 हजारी कोर्ट में उनकी पेशी होती है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने कहा कि प्रोफेसर के खिलाफ 6 शिकायतें दर्ज की गई है, उन्हें 6 शिकायतें मिली हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रोफेसर की रिमांड नहीं मांगी, बल्कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग पुलिस की ओर से की गई। पुलिस ने कहा कि अगर जमानत उनको मिल जाती है तो फिर गलत संदेश जाएगा। बचाव पक्ष ने कहा कि प्रोफेसर पर कोई केस ही नहीं बनता है। मामले की सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी जाती है और 50,000 रुपए के मुचलके पर उनको ये जमानत दी जाती है। तो कुछ इस तरह से रहा अगर रतन लाल की पूरी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद का पूरा सिनारियो जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस मामले पर आप देखिए कि किस तरह से जो तमाम रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं। जरा सुनिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कुछ इस पूरे मसले पर कहते हुए सुनाएंगे। भारत बैशिंग ब्रिगेड के लोग हैं जो कि देश को बदनाम करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। कभी जो है वो अवार्ड वापसी का शुरू कर देंगे, कभी जो है वो इंटॉलरेंस पर हंगामा करके और चिट्ठी पत्री लिखना शुरू कर देंगे विदेशों में। तो ये जो मोदी बैशिंग की इनकी सनक थी, आज भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले चुकी है। और ऐसी साजिशों के प्रति जीरो टॉलरेंस हिंदुस्तान के लोगों का भी है और व्यवस्था का भी होना चाहिए। प्रोफेसर रतन लाल ने जिस प्रकार की भाषा शिवलिंग को लेकर इस्तेमाल की थी, मैंने भी एक ट्विटर पर कंप्लेंट भेजी थी दिल्ली पुलिस को, सीपी दिल्ली पुलिस को, और बाकी और लोगों ने भी शिकायत दर्ज की है, क्योंकि आप हमारी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जिस प्रकार की भाषा उन्होंने शिवलिंग को लेकर इस्तेमाल की, वह मेरी और देश में मृत हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं, ये भारत की बात है में, और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। आखिर राहुल ऐसा क्यों करते हैं? राहुल ऐसा क्यों है? हम ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब जब विदेशी धरती पर राहुल गांधी पहुंचते हैं तब वो अपने देश का अपमान करते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों और किस तरह से उनके इस बयान के बाद हो हंगामा होता है? ये देखिए, ये लंदन में है दरअसल राहुल गांधी, जो यहाँ ये वॉल पर आप यहाँ पर बिग वॉल पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां पर एक सेमिनार में शामिल होते हैं राहुल गांधी। और उनके हाव भाव देखिए आप, किस तरह से विदेशी जमीन है। और ये देखिए, यहां पर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं विदेशी धरती पर, तो किस तरह से उनका सम्मान किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, उनको किस तरह से सम्मान दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी आखिर क्यों बार बार इस तरह से करते हैं कि विदेशी धरती पर पहुंचते हैं और बार बार इस तरह से अपमान करते हैं? क्या कहते हैं परदेश में जाकर? वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं,
जी हाँ, 60 से 70% लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि हमें दरअसल इन्हीं लोगों के पास जाना है और उनको एकजुट करना है। जी हाँ, बीजेपी ने संवैधानिक पदों पर दरअसल कब्जा कर लिया है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के सभी संस्थान जो है बैकडोर से एंट्री दी जा रही है, पीछे से एंट्री दी जा रही है और सरकार देश के आर्थिक हालात पर गंभीर नहीं है, बिल्कुल भी उस पर बात नहीं करना चाहती है। बीजेपी दरअसल देश में क्या कर रही है, ध्रुवीकरण की केरोसिन छिड़क रही है। इस पर भी खासा, इस शब्द पर भी अच्छा खासा विवाद हुआ ताकि देश में जो सांप्रदायिकता की आग है वो फैल जाए। जी हां, लद्दाख और डोकलाम में यूक्रेन जैसे हालत हैं। मतलब लद्दाख और डोकलाम की उन्होंने यूक्रेन से तुलना कर दी। चीन के खिलाफ बोलने से डर रही है सरकार, ये राहुल गांधी ने कहा। तो आप ये देखिए कि किस तरह से परदेश में जाकर, विदेशी धरती पर जाकर बार बार राहुल गांधी इस तरह से देश का, अपने ही देश का अपमान करते हैं। सियासत ज्यादा बड़ी है या देश? एक रिपोर्ट देखिए। You can ask any businessman in India, he'll tell you the ED, the CBI, these structures, they're extorting. So stopping that, putting an end to it. सत्ता से दूर होने का दर्द क्या होता है, कोई राहुल गांधी से पूछे। There are Chinese forces sitting in Ladakh, there are Chinese forces sitting in Doklam. भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर सियासत कैसे की जा सकती है, ये राहुल से बेहतर शायद ही कोई समझता हो। You can ask any businessman in India, he'll tell you the ED, the CBI, these structures, they're extorting. So stopping that, putting an end to it. विदेशी धरती पर देश का ऐसा अपमान राहुल जैसा नेता ही कर सकता है, जिन्हें इस बात की तनिक भी इल्म नहीं कि वो लंदन में बैठे हुए हैं और मोदी विरोध के चक्कर में अपने ही देश का अपमान कर रहे हैं। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. मतलब विदेशी नौकरशाह ने देश के खिलाफ जो कहा, राहुल ने उससे सच मान लिया। लेकिन राहुल यहीं नहीं रुके, भारत और चीन सीमा विवाद की तुलना रूस और यूक्रेन विवाद से कर दी, ये जानते हुए भी कि भारत ने 2 साल पहले ही चीन को लद्दाख में नानी याद दिला दी थी। Please recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh and in Doklam. Please realize that the same idea is at play. There are Chinese forces sitting in Ladakh, there are Chinese forces sitting in Doklam. The Doklam forces are designed for Arunachal Pradesh, the forces in Ladakh are designed for Ladakh. And the same principle is there. भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई राहुल को उगाही का जरिया लगती है, ये जानते हुए कि इस देश में अदालतें भी हैं और अगर कोई पीड़ित होगा तो उसे कोर्ट से न्याय भी मिलेगा। You can ask any businessman in India, he'll tell you the ED, the CBI, these structures, they're extorting. So stopping that, putting an end to it. तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब देखिए कि किस तरह से इस पर जो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई है। एस जयशंकर की अगर बात करें, विदेश मंत्री की अगर बात करें, तो उनकी ओर से क्या कुछ ट्वीट किया गया, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हाँ, भारतीय विदेश सेवा बदल गई है। जी हाँ, ये एस जयशंकर का आया, हाँ वो सरकार के आदेशों का पालन करते हैं, ये एस जयशंकर ने कहा। हाँ, वो दूसरे के जो तर्क है उनका विरोध करते हैं। नहीं, इसे अहंकार नहीं कहा जाता है, इसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है। जी हाँ, और इसे राष्ट्रीय हित की रक्षा करना कहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये ट्वीट दरअसल जो राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेमिनार में, उसके बाद ये ट्वीट आया। लेकिन तमाम जो रिएक्शंस हैं वो क्या कुछ आए, जरा ये भी देखिए। ये तो इनके दादा ने, इनके परिवार ने ये फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, वही फॉरेन पॉलिसी तो कभी किसी देश की चेंज होती नहीं। अगर इतना सा भी उनको ज्ञान नहीं है और इतने बड़े अज्ञानी हैं वो, तो उनका क्या कर सकते हैं। आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। और इस सेमिनार का शीर्षक कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए।
क्योंकि यही उनकी मानसिकता है, भारत को नीचा दिखाओ। आज परिवार तंत्र खतरे में है तो उन्हें लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है। बार बार भारत को नीचा दिखाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ उसकी तुलना करना हो, या जिस प्रकार से लद्दाख की सिचुएशन की तुलना यूक्रेन से की गई है, मतलब कि चाइना को फिर से एक बार महिमामंडित करते हुए ताकतवर दिखाना और भारत की सेना पर, सेना के मनोबल पर फिर से एक बार हमला करना, ये राहुल गांधी ने इससे पहले भी किया है। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी खतरे में है और जब तक आप हो तब तक ये खतरे में ही रहेगी कांग्रेस पार्टी। देश को बदनाम करना छोड़ो। जिस प्रकार से देश की छवि पूरी दुनिया में जाकर खराब करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि भारत के प्रति दुष्प्रचार और भारत की छवि खराब करने के वे राजदूत बन गए, एम्बेसडर बन गए हैं। वे एक वैचारिक और राजनीतिक पिशाच की तरह इस देश की छवि पर प्रहार कर रहे हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई पहली बार ऐसा किया हो। इससे पहले भी राहुल देशी विदेशी धरती पर इस तरह से देश के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। दरअसल मोदी विरोध के चक्कर में राहुल इस कदर आगे निकल जाते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो सियासत की लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। दरअसल मोदी की सियासी ताकत के आगे राहुल गांधी शायद बौना साबित होते रहे हैं। यही वजह रही होगी इस साल 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, इनमें से 4 में बीजेपी सत्ता में आ गई, जबकि कांग्रेस सबका सब चुनाव की अगर बात करें तो वो हार गई। यहां तक कि कांग्रेस पंजाब तक में हार गई, जहां वो 10 साल से सत्ता में थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां तो वो मुकाबले में भी नहीं थी, जहां खुद प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी थी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन जनता ने दोबारा ठुकरा दिया। गोवा की बात करें तो गोवा में कांग्रेस ने तमाम पैंतरेबाजी की, लेकिन नतीजे ने निराश किया। और मणिपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस के सपनों पर पानी फेर दिया, क्योंकि दोबारा से यहां पर बीजेपी सत्ता में आ गई। अब ऐसे में राहुल गांधी को देश में लोकतंत्र नजर नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, और शायद इसीलिए वो लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज ऑफ इंडिया के सेमिनार में अपनी भड़ास निकाल रहे थे। दरअसल विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल सरकार से खास तवज्जो चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल और राहुल की पार्टी विपक्ष के तौर पर सरकार के साथ रचनात्मक भूमिका निभा रही है कि नहीं। तथ्यों पर गौर करें तो राहुल की पार्टी ने आर्टिकल 370 की बात करें तो उसका भी विरोध किया, जबकि यह फैसला देश हित में था। भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, जबकि कोर्ट से पक्ष में फैसला आया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते रहे जो आतंकियों के खिलाफ थे, और जीएसटी का विरोध भी किया, जिसके फैसले में कांग्रेस खुद भी शामिल थी। अब ऐसे में राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाना उन्हें खुद कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर न केवल लगातार लोकप्रियता के शिखर पर हैं, बल्कि आज भी जनता की पहली पसंद हैं। जी हां, और सिर्फ इतना ही नहीं, यही कारण है। इसी पर अगर हम आगे बढ़ें तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय हैं, और क्या एक बार फिर से ये जो विक्ट्री साइन आप यहां पर देख रहे हैं, क्या एक बार फिर से पीएम बनने वाले। ये हम दरअसल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक सर्वे जो है वो दरअसल कराया गया है, और ये सर्वे क्या है आइए हम आपको यहां पर बता देते हैं कि पीएम के तौर पर मोदी पहली पसंद है, जबकि अगर हम बात करें यहां पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तो वो दूसरे और तीसरे नंबर पर है। जिस सर्वे की मैं बात कर रही थी अब उसका जिक्र 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में दरअसल ये सर्वे हुआ। कहां? असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल में दरअसल ये सर्वे हुआ। केंद्र शासित पुडुचेरी की बात करें तो यहां भी ये सर्वे हुआ, और सभी जगह पर प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी नंबर 1 बनकर उभरे। इन सभी राज्यों में 2021 में चुनाव हुए थे। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं, और इन्हीं में जो ये तमाम सर्वे है वो किया गया था। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप एक तरफ देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अरविंद केजरीवाल हैं, और साथ ही साथ राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ अगर हम देखें 43% लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री दोबारा से नरेंद्र मोदी ही बने, जबकि 11.62% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी बने। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 10.70% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो बने प्रधानमंत्री
अगला देश का। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये भारत की बात है मैं, और अब बात करेंगे कैदी नंबर 12,41,383 की। जी हां, कैदी नंबर 2,41,383 सिद्धू, क्रिकेटर, कॉमेडियन और अब कैदी नंबर भी। जी हां, ये बैरक जिनके पीछे, सलाखों के पीछे आप यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को देख रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीर है जब यहां पर पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू। 1 साल अगर आपको बोले तो उनकी सजा सुनाई गई है। ना सिर्फ इतना बल्कि 34 साल पुराना ये पूरा मामला, जो तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे थे और किस तरह से सलाखों में अब सिद्धू परेशान है। बैरक नंबर 10 है जिसमें आप देख पा रहे हैं सिद्धू को, और यही सिद्धू का फिलहाल नया ठिकाना है। सुबह जल्दी उठ गए थे नवजोत सिंह सिद्धू। इसके अलावा हम बात करें तो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर वो जेल में बैठे रहे। सिद्धू के साथ 5 अन्य कैदी भी हैं। बैरक छोटी है इसलिए 4 से 5 कैदी ही यहां पर रह सकते हैं। जेल में सिद्धू के विरोधी यानी कि जो मजीठिया हैं वो भी हैं। वो बैरक नंबर 11 में दरअसल बंद हैं। सिद्धू के बैरक से सिर्फ 500 मीटर दूर ही है मजीठिया की। अगर हम बात करें, रात में सिद्धू जेल में थोड़े से बेचैन नजर आए, ये जानकारी सामने आई। लाइब्रेरी के अहाते की बात करें तो यहां पर सिद्धू ने अपनी रात गुजारी। रात में सिद्धू ने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। जेल प्रशासन को सेहत का हवाला दिया गया और बाद में सिद्धू ने फ्रूट सैलेड ही खाया। जी हां, लिवर समस्या, गेहूं से उनको दरअसल एलर्जी है, ये उन्होंने बताया। मेडिकल में भी सेहत का जो हवाला है दरअसल वो उस वक्त दिया गया था। जेल में एक कुर्सी टेबल जो है वो सिद्धू को दी गई है, कपड़े दिए गए हैं, जो जरूरी सामान है उनके लिए उनको अलमारी दी गई है। सिद्धू को जेल से दो पगड़ी है वो दी गई है, एक कंबल है, एक बेड है, 2 टॉवल्स जो हैं वो दिए गए हैं, एक मच्छरदानी, 4 कुर्ते पजामे जो हैं वो उनको इसमें दिए गए हैं, 2 बेडशीट, 2 तकिए भी दिए गए हैं। तो ये नया ठिकाना, एक कॉपी पेन, जूतों की जो जोड़ी है वो उनको दी गई है। तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कैदी नंबर 2,41,383 का जो एक पूरा ठप्पा है वो यहां पर दिया गया है और सलाखों के पीछे आप सिद्धू को देख रहे थे। खैर, ये भारत की बात है कि आज के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ क्योंकि हम हैं लगातार लाइव। दोस्तों, आज सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी भारत की न्यायिक प्रणाली पर विश्वास रखते हैं या नहीं।